उत्तराखंड की एवलांच की खबर पर आपको एक अपडेट दे देते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से एवलांच अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ये अलर्ट जारी किया गया है कि एवलांच एक बार फिर से आ सकता है। मौसम विभाग ने 3 मार्च को एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया है। ग्लेशियर खिसकने या फिर टूटने की चेतावनी दी गई है। तो इस अलर्ट के बाद चमोली में डीएम ने ऊपरी इलाकों में मजदूरों को शिफ्ट करने को कहा है। नीति मलारी घाटी से मजदूरों को शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। चमोली के माणा में एवलांच में फंसे हुए मजदूरों के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान शनिवार के लिए रोक दिया गया था। खराब मौसम और अंधेरे होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। आज एक बार फिर से राहत बचाव का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि 4 और मजदूर अभी भी फंसे हो सकते हैं घाटी में। शनिवार को 17 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। 50 मजदूरों को बर्फ से निकाल लिया गया है। इस बीच जो जान का नुकसान हुआ है वो 4 मजदूरों की जानकारी मिल रही है। 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक मजदूर सुरक्षित खुद ही अपने घर हिमाचल पहुंचा है। भारी बर्फ होने की वजह से 3 कंटेनर ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आर्मी, आईटीबीपी इन कंटेनरों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कंटेनरों की तलाश के लिए आर्मी के स्निफर डॉग्स की भी तैनाती की गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि बेल्जियम की राजकुमारी आज बिजनौर में एग्रिस्टो मासा कंपनी की एक नई फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज यूनिट का भूमि पूजन करेंगी और इस कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। बिजनौर में 250 करोड़ की लागत से एग्रिस्टो एक यूनिट पहले ही लगा चुका है। अब इसका एक्सटेंशन करने के लिए 750 करोड़ की लागत से फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज यूनिट लगाई जा रही है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेल्जियम की राजकुमारी के साथ मौजूद रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, आपको मथुरा की खबर बताते हैं, जहां पर 40 दिन चलने वाली होली अपनी खुमारी पर है। दरअसल इस बार व्रत के कुछ लोगों ने मांग उठाई है कि मथुरा में इस बार मुसलमान दुकानदारों को होली से जुड़े हुए सामान को बेचने ना दिया जाए। अब इस संबंध में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली है ना, उनको देखकर इस तरीके की मांग को उठाया जा रहा है। दिल्ली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। होली का पर्व अपने आप में खास होता है, क्योंकि इस पर्व में लोग आपसी मतभेद और दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाते हैं। लेकिन इस बार की होली अपने आप में खास होने जा रही है। ब्रज की होली में जो ब्रज के संत हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है, ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया। मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें
मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी यहां पर। कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि महाकुंभ में नहाकर गए हुए लोग इस बार उन लोगों को जरूर डुबाएंगे जो आस्था का सम्मान नहीं करते हैं। डुबकी लगाई है वो विपक्ष के मुंह पे, जो लगातार महाकुंभ को लेकर के दुष्प्रचार कर रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, लेकिन वो नहीं सुधर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो श्रद्धालु डुबकी लगा के गए हैं, अब ऐसे दलों को डुबोने का जरूर काम करेंगे जो दल आस्था का सम्मान नहीं करते, आस्था का अपमान करते। कठमुल्ला पर सियासी तकरार तेज हो गई है। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि उर्दू बोलने वाले कठमुल्ला कैसे कहे जा सकते हैं। पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कठमुल्ला है। बढ़ते आगे, आपको बता दें यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने आखिर क्या कहा था, जिसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी पलटवार कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी का बयान। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। बिजनौर से खबर, जहां के बड़ापुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के प्रेम प्रसंग में प्रेमी के संग वो फरार होने के मामले में अब सामने आई है। महिला ने अपने प्रेमी अरमान के साथ 2 वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। गांव इनायतपुर की रहने वाली महिला ने वीडियो में कहा है कि उसने अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है और उसने अपने पति पर परेशान करने का आरोप लगाया। तो वहीं मेरठ में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का ही कत्ल करवा दिया और इस हत्याकांड में शादीशुदा प्रेमी और प्रेमिका की बहन समेत एक अन्य व्यक्ति भी जो कि शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक की लाश मिल गई थी। अब इसके बाद पुलिस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में उलझी हुई थी, लेकिन जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया और पत्नी, उसकी बहन और कातिल, ये तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। जानी से संबंधित है। वहाँ एक गांव में एक अभी 26 फरवरी की सुबह एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा अटेंड करते हुए प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आज 2 दिन के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना जानी की पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें मृतक जो अजय उर्फ बिट्टू है, उसकी पत्नी
और उसकी पत्नी की बहन, जिन दोनों की ही शादी एक ही गांव में, उसी गांव में हुई थी, वो हैं। और तीसरा एक व्यक्ति जो गाजियाबाद जनपद का निवासी है, जो इन दोनों का परिचित था, जो मेन कल्प्रिट है, जिसने गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या की है। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उधर अमरोहा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बिल्डिंग का नक्शा पास ना होने से परेशान सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक अशोक पेंसल ने मुस्लिम टोपी पहनकर हिंदू धर्म छोड़ने की धमकी दे डाली। अब जैसे ही उन्होंने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करी कि हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों के लोग और प्रशासनिक अधिकारी मान मनोबल में जुट गए। आखिर में नक्शा पास होने के आश्वासन पर प्रबंधक अशोक पेंसल ने मुस्लिम टोपी उतारी। तो वहीं इस मामले में अब जिले के जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। मेरा नाम अशोक कुमार। अच्छा, जो मामला चल रहा है नगर पंचायत और आपके बीच में, क्या है ये पूरा प्रकरण? प्रकरण कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है और बहुत छोटी भी नहीं है। मेरा दो भवन मेरे थाना सैदनगली रोड पर हैं। एक बैंक द्वारा मुझसे वो रेंट पे मांगे गए। बैंक ने कहा कि वे नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत नक्शा और कागजात आप हमें 1 माह में। एक बहुत ही सनसनी मचाने वाली मर्डर मिस्ट्री आपको बताते हैं। वो चिल्लाती रही, मुझे मत मारो, तुम्हें अगर उसके साथ रहना है तो खुशी से रहो, मुझे मेरे बच्चों की खातिर जी लेने दो। लेकिन हैवान पति साली की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया था कि उसे नहीं कुछ दिखाई दे रहा था और न ही कुछ सुनाई दे रहा था। उसने अपनी पत्नी को ऐसे मौत दी है जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। रिपोर्ट देखिए। बरेली में 8वीं वाहिनी पीएसी के सिपाही रवि की पत्नी मीनू की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मीनू की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति और पीएसी के सिपाही रवि ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। हत्याकांड की उलझी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी उत्तरी ने घटना का खुलासा किया। घटना को अंजाम देने वाले 8वीं वाहिनी पीएसी के सिपाही रवि, एम्बुलेंस के नर्सिंग असिस्टेंट और वाहनों की वर्कशॉप में काम करने वाले डेंटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बरेली में करीब 1 सप्ताह पहले हुई पीएसी के एक सिपाही की पत्नी की हत्या के मामले में बरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें आरोपी सिपाही ने अपनी साली को हासिल करने के लिए पत्नी के बेहद ही खौफनाक तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सिपाही ने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक फार्मासिस्ट से 3 लाख रुपए में पत्नी की हत्या का सौदा तय किया। शुरुआती जांच के दौरान आरोपी सिपाही रवि ने पुलिस को गुमराह भी किया। वो खुद को हमले का शिकार बताकर निजी अस्पताल में भर्ती रहा, जबकि वहां के डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि रवि की सभी रिपोर्ट पूरी तरह ठीक है। हत्या का केस दर्ज होने पर रवि के तेवर ढीले पड़े। जब कॉल डिटेल की मदद से पुलिस ने हत्या में मददगार शानू को पकड़ा तो दोनों दोस्तों ने सच कबूल लिया। शानू ने बताया कि जब रवि ने इस तरह हत्या करने की बात कही कि मौत की वजह स्पष्ट ना हो, तो उसने अपने दोस्त जतिन को साथ ले लिया। मेडिकल स्टोर्स पर मिलने वाले सामान्य इंजेक्शन को दुर्लभ बताकर जतिन ने एडवांस में 60,000 रुपए रवि से ले लिए। एनेस्थीसिया और बेमेल इंजेक्शन की 7 डोज मीनू को दी गई। जतिन ने इंस्पेक्टर को बताया कि सब प्लान के मुताबिक था, पर रवि की ओवर एक्टिंग ने उन्हें भी फंसा दिया। इन बेमेल इंजेक्शन को बिना किसी बीमारी के जब मीनू को लगाया गया तो थोड़ी ही देर में उसका शरीर शिथिल पड़ गया। आरोपियों ने करीब 15 मिनट तक इंतजार किया और जब मीनू की सांस पूरी तरह से थम गई तो वो भाग गए। तो परिजनों ने उसी को दामाद को ही नामजद करते हुए एक तहरीर दी, हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। कुछ अज्ञात सहयोगियों को भी नामित किया गया। जब इसमें डॉक्टर से 2 दिन बाद जब परमिशन लेके उसको कस्टडी में लेके उससे पूछताछ करने का चक्र शुरू हुआ, तो शुरू में तो उसने काफी पुलिस को दिग्भ्रमित किया। उसके बाद उसने खुलासा किया कि एक सानू और जतिन नाम का 2 उसके सहयोगी थे, जिनकी सहायता से मेडिकल एड लेते हुए कुछ आपत्तिजनक इंजेक्शंस 7 इंजेक्शंस कुछ 65 ml मात्रा में और 7 सिरिंज में भरकर
उसके गले और गले के आसपास लगा के इन्होंने हत्या कारित की थी। और ये हत्या इसलिए कारित की थी इस तरीके से ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ उसका ना आ पाए और ये पाक साहब बच जाए। सवाल है कि आखिर रवि ने मीनू को क्यों मारा। दरअसल रवि को अपने रिश्ते की एक साली से मोहब्बत हो गई। रवि किसी भी सूरत में साली को हासिल करना चाहता था। इसे लेकर रवि और मीनू में आए दिन विवाद भी होता था। रवि ने सोचा कि पत्नी मीनू के रहते वो साली को हासिल नहीं कर सकता। ऐसे में रवि ने मीनू को अपनी जिंदगी से हटाने का प्लान बनाया और बाद में अपनी एक प्रेमिका से ये शादी कर ले और पत्नी से भी मुक्ति मिल जाए इसको और प्रेमिका के साथ में जीवन यापन करे। इस संपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस ने जो लूट का प्रदर्शन करने के लिए इसके 2 कान की बाली, 2 कान के कुंडल, 1 मंगलसूत्र उतार लिया था, उसकी बरामदगी कर ली है इन्हीं से। और 7 अदद जहरीले इंजेक्शन जो थे ये उसकी खाली शीशी और 7 सिरिंज बरामद की है। इसके अलावा 5 भरे हुए इंजेक्शन और 5 सिरिंज भी बरामद की है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त जो डिजायर कार है वो भी पुलिस ने बरामद किया। पर्याप्त सबूतों के साथ इनको माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। लेकिन सिपाही रवि कुमार की कॉल डिटेल ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जांच में पुलिस को पता चला कि बीते कई महीनों से रवि एक लड़की से बात कर रहा है। रवि की ये गलती उसके गुनाहों को ज्यादा दिन तक छिपा न सकी। वैसे भी गुनाह की उम्र ज्यादा नहीं होती और अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। पुलिस ने भी इस केस को चुनौती के तौर पर लिया और रवि के सारे प्लान पर पानी फेरते हुए उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ की गढ़ कोतवाली पुलिस ने 2 गैंगस्टर की अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। दोनों शातिर अपराधियों ने गिरोह बनाकर संपत्ति अर्जित की थी। गैंगस्टर संजीव और दिलावर शातिर अपराधी हैं। पुलिस ने दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।